हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आपका अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं कार्य चल रहा है। ठीक है, लास्ट वीडियो क्लास में हमने कोशिका कला पढ़ी थी। ठीक है, आपका 3 प्रकार के आवरण पाए जाते हैं कोशिका में, कोशिका भित्ति, कोशिका कला और ग्लाइकोकैलिक्स, जिसमें से हमने कोशिका भित्ति पढ़ ली। ठीक है, कोशिका कला भी पढ़ लिया। कोशिका कला के जो 3 प्रचलित मॉडल हैं उन्हें भी हमने पढ़ लिया है। आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कोशिका का जो तीसरा आवरण होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो हम पहले हेडिंग डाल लेंगे ग्लाइकोकैलिक्स, आपका कोशिका संरचना का। ठीक है, कोशिका संरचना में आपकी 2 चीज़ें पाई जाती हैं, आपका कोशिका आवरण हो गया और दूसरा जीव द्रव्य हो गया। ठीक है, कोशिका आवरण में हमने 3 प्रकार के आवरण होते हैं, आपका कोशिका भित्ति हो गया, कोशिका कला होगा और ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। ग्लाइकोकैलिक्स इस प्रकार का आवरण किस में पाया जाता है? तो इस प्रकार का आवरण जंतु कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में सिर्फ आपका एक ही आवरण पाया जाता है, वो क्या है? कोशिका कला। ठीक है, पादप कोशिका में भी ये नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में 2 प्रकार के आवरण पाए जाते हैं, आपका कोशिका भित्ति और कोशिका कला, जिसमें अंदर की तरफ कोशिका कला होती है और बाहर की तरफ कोशिका भित्ति। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ग्लाइकोकैलिक्स किस में पाया जाता है? तो ग्लाइकोकैलिक्स आपका पाया जाता है बैक्टीरिया में, जितने भी बैक्टीरिया है यानी जीवाणु में। ठीक है, और आपका पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आपका ग्लाइकोकैलिक्स आवरण पाया जाता है। ठीक है, जीवाणु का जो अंतः स्तर यानी जो सबसे अंदर का स्तर होता है वो कौन सा होता है? कोशिका कला होती है। ठीक है, उसके बाद मध्य स्तर कोशिका भित्ति तथा सबसे बाहर की तरफ क्या पाया जाता है? ग्लाइकोकैलिक्स का आवरण पाया जाता है। ठीक है, तो आपका जो जीवाणु है जिसमें तीनों आवरण पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में एक ही आवरण पाया जाता है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसको अच्छे से याद रखिएगा। जंतु कोशिका में एक ही आवरण पाया जाता है, वो क्या है? कोशिका कला। ठीक है, पादप कोशिका में 2 आवरण पाए जाते हैं, कोशिका कला अंदर की तरफ और बाहर की तरफ कोशिका भित्ति। ठीक है, जीवाणु में तीनों प्रकार के आवरण पाए जाते हैं, तो सबसे अंदर की तरफ यानी जो इसका अंतः स्तर होता है वो कोशिका कला होती है, मध्य स्तर में कोशिका भित्ति होती है और बाहर की तरफ क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ठीक है, इसे हम स्लाइम परत भी कहते हैं, स्लाइम परत या कैप्सूल भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे स्लाइम परत या कैप्सूल कब कहते हैं? तो जब ये केवल पॉलीसेकेराइड का बना होता है। ठीक है, जब ये सिर्फ पॉलीसेकेराइड का बना होता है तब इसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइम परत कहते हैं। ठीक है, और जब ये पॉलीसेकेराइड के साथ साथ पॉलीपेप्टाइड का बना होता है तब इसे हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, अगर हम समझे, जैसे मान लीजिए जीवाणु कोशिका है तो इसमें सबसे अंदर की तरफ अंतः स्तर क्या होगी? कोशिका कला, उसके बाद मध्य स्तर कोशिका भित्ति एंड लास्ट में क्या पाया जाता है? ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी कोशिका कला हो गई, कोशिका कला, ये आपकी कोशिका भित्ति है मध्य में। ठीक है, एंड लास्ट में क्या पाया जाता है? ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम स्लाइम परत या कैप्सूल बोल सकते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, स्लाइम परत कब बोलते हैं इसे हम? जब ये पॉलीसेकेराइड का बना होता है। ये जब किसका बना होता है? पॉलीसेकेराइड का, पॉलीसेकेराइड का। ठीक है, कैप्सूल कब बोलते हैं? जब ये पॉलीसेकेराइड के साथ साथ, ठीक है, यानी पॉलीसेकेराइड प्लस पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, तब इसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि इसको हम ग्लाइकोकैलिक्स को स्लाइम परत कब बोलते हैं और कैप्सूल कब बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लिख लेते हैं, इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। तो इसमें हम लिखेंगे इस प्रकार की कोशिका। ठीक, तो आप इसमें लिख लेंगे कि इस प्रकार की कोशिका आवरण जीवाणु व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जीवाणु में अंतः स्तर कोशिका कला होती है, मध्य स्तर कोशिका भित्ति और बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स की परत पाई जाती है। ठीक है, तो आपको तीनों हमने आवरण अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ में आ गया। अब हम
कोशिका कला के कार्य देखते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग जो हमारी होगी वो कोशिका कला के कार्य। वैसे इसका ग्लाइकोकैलिक्स के पहले हमें कोशिका कला के कार्य लिख लेना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले हम तीनों आवरण के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो अब हम हेडिंग डाल लेंगे कोशिका कला के कार्य। इसमें हम लिखेंगे कोशिका कला के निम्न कार्य हैं। कोशिका कला के निम्न कार्य हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे रोधक, रोधक के रूप में, रोधक के रूप में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बैरियर, इन द फॉर्म ऑफ बैरियर। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि कोशिका कला एक अत्यंत पतले रोधक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, जो कि क्या करती है, कोशिका के जो संरचना होती है, आंतरिक संरचना होती है, उसको चारों तरफ से घेरे रहती है और बाह्य वातावरण से उसको क्या करती है, पृथक करती है। ठीक है, तो ये एक रोधक की तरह, एक बैरियर की तरह कार्य करती है। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हम कोशिका का आकार नियमन। सेकेंड हेडिंग हम डाल लेंगे कोशिका कला के कार्य में कोशिका का आकार नियमन, आकार नियमन। ठीक है, लिखेंगे इसको, इंग्लिश में बोलेंगे रेगुलेशन ऑफ सेल शेप्स। ठीक है, जंतु कोशिका में जो कोशिका का आकार नियमन वो कोशिका कला ही करती है। क्यों करती है, क्योंकि जंतु कोशिका में एक ही आवरण पाया जाता है। वो कौन सा पाया जाता है, कोशिका कला। ठीक है, और ये क्या करती है, और यह कोशिका के बाह्य क्षतियों से, यानी जो बाह्य कहते हैं क्षतियाँ होती है, यानी इंजरीज होती हैं, उनसे ये क्या करती है, उसकी रक्षा करती है। ठीक है, पादप में तो दो पाई जाती है, कोशिका कला अंदर की तरफ, कोशिका भित्ति बाहर की तरफ। ठीक है, पर जंतु कोशिका में तो एक ही पाया जाता है, कोशिका कला। ठीक है, तो ये जंतु कोशिका में आकार नियमन का कार्य करती है और बाहर क्षतियों से, यानी बाहर चीज़ों से उनकी रक्षा करती है। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे हम, तो इसमें लिखेंगे जंतु कोशिका का आकार नियमन कोशिका कला करती है। यह कोशिका को बाह्य क्षतियों से भी रक्षा करती है। ठीक है, अगली हेडिंग अब डाल लेंगे हम गमन प्रक्रिया में मदद। ठीक है, थर्ड हेडिंग डालेंगे गमन प्रक्रिया में मदद। हेल्प इन लोकोमोशन, हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन। ठीक है, एक कोश की कोशिका में जितने भी आपके एक कोश की जो जीवधारी हैं, ठीक है, उन सब में जो कोशिका कला होती है वो परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, और परिवर्तित होकर कूटपाद, गमन के लिए कूटपाद बनाती है। जैसे आपका अमीबा हो गया। ठीक है, तो अमीबा की जो कोशिका होती है उसमें कोशिका कला में परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके कारण क्या करती है, अमीबा के गमन के लिए कूटपाद बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे एक कोश की जीवधारी, एक कोश की जीवधारी, जीवधारी जैसे अमीबा। अमीबा क्या है, आपका एक कोश की जीव है। ठीक है, एक ही कोशिका में इनके जीवन के समस्त कार्य होते हैं। ठीक है, तो एक कोश की जीवधारी जैसे अमीबा में कोशिका कला, तो एक कोश की जीवधारी जैसे अमीबा में कोशिका कला में परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके कारण ये परिवर्तित यानी मॉडिफाई होकर अमीबा के लिए कूटपाद बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, 4 पॉइंट लिखेंगे रसायन संवेदनशीलता में मदद, रासायनिक संवेदनशीलता में मदद। ठीक है, हेल्प इन कैमरो रिसेप्शन। ठीक है,
हेल्प इन ठीक है। तो कोशिका कला विभिन्न अंगों की कोशिकाओं में, ठीक है, विभिन्न अंगों की कोशिकाओं में परिवर्तित होकर रासायनिक संवेदनशीलता का कार्य भी करते हैं। यानी संवेदनशीलता यानी किसी के प्रति संवेदन, यानी खट्टा मीठा, ठीक है, हम जैसे सुनना हो गया, तो उन अंगों में, ठीक है, उन अंगों में ये परिवर्तित होकर संवेदनशीलता का कार्य करती है। जैसे सुनने का कार्य हो गया, ठीक है, और हमारा जैसे जीवा हो गई, जीवा से हम क्या करते हैं, स्वाद के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। कानों से हम, जो कान की कोशिकाएं, उनसे हम तरह तरह की आवाज़ें सुन के, ठीक है, उनके प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। तो जो कोशिका कला होती है वो विभिन्न अंगों की कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार से परिवर्तित होकर रासायनिक संवेदनशीलता का कार्य करती हैं, ठीक है। तो रासायनिक संवेदनशीलता में हम लिखेंगे कि कोशिका कला विभिन्न अंगों की कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार से परिवर्तित होकर रासायनिक संवेदनशीलता का कार्य भी करती है। जैसे उदाहरण हो गया आपका श्रावण अंग हो गया, जीवा आदि, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, 5th पॉइंट है हमारा हार्मोन ग्राही अंगक। हार्मोन ग्राही अंगक, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर्स, हार्मोन रिसेप्टर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हार्मोन रिसेप्टर, ठीक है। तो आपके जो कोशिका कला में, ठीक है, कोशिका कला किससे बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, ठीक है ना। बीच में लिपिड की परत होती है और अगल बगल प्रोटीन की परत होती है। तो जो प्रोटीन के अणु होते हैं वो विभिन्न प्रकार के हार्मोन को पहचानने तथा उनको ग्रहण करने में समर्थ होते हैं, ठीक है। इसलिए कोशिका कला को एक हार्मोन ग्राही अंग भी कहते हैं। एक हार्मोन ग्राही अंग की तरह ये कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें हम लिख लेंगे कोशिका कला में कुछ, ठीक है, सभी प्रोटीन के अणु नहीं कि आप सोच लो कि सभी प्रोटीन के अणु, कुछ ऐसे प्रोटीन के अणु होते हैं जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन को पहचानने का कार्य करते हैं और उनको ग्रहण करते हैं, ठीक है, ग्रहण करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। तो हार्मोन ग्राही अंगक में हम लिखेंगे कोशिका कला में कुछ प्रोटीन अणु विभिन्न हार्मोन को पहचानने तथा उनको ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार कोशिका कला एक हार्मोन ग्राही अंगक का भी कार्य करता है, ठीक है। एंड हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, उसको हम लिख लेते हैं श्रावण में मदद, हेल्प इन सेक्रेशन, ठीक है। लास्ट पॉइंट है ये हमारा कोशिका कला के कार्य में का, ठीक। तो जो हमारी कोशिका होती है, ठीक है, उसके जो अंग होते हैं, कुछ ऐसे अंग हैं जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका हो गई, गाल्जी काय हो गया, ये कुछ विशेष पदार्थ का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं, ठीक है, जिन्हें कोशिका के विभिन्न भागों में पहुंचाने में कौन सहायता करती है, कोशिका कला सहायता करती है, ठीक है। तो इस प्रकार यह श्रावण प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। यह जो कार्य होता है, मतलब उस जो संश्लेषण है, जो विशेष पदार्थों का जो संश्लेषण जो करते हैं, उन्हें कोशिका के विभिन्न भाग में जो पहुंचाने में कौन सहायक होता है, कोशिका कला सहायक होती है। और यह क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, श्रावण प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है, ठीक है। तो श्रावण में मदद में हम लिखेंगे कि अंतःप्रद्रवी जालिका एवं गाल्जी काय कुछ विशेष पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जिन्हें कोशिका के विभिन्न भागों में पहुंचाने में कोशिका कला सहायता करती है, ठीक। तो ये आपके कोशिका कला के कार्य खत्म हो गया। तो हमारा जो कोशिका आवरण हेडिंग था, ठीक है, फिर से मैं रिपीट करेंगे, जो हमने फ्लो चार्ट देखा था उसमें कोशिका संरचना आपके 2 भाग होते हैं, आपका कोशिका आवरण होता है और जीव द्रव्य होता है। कोशिका आवरण में हमने 3 प्रकार के आवरण देखे थे, 3 प्रकार के आवरण होते हैं आपका कोशिका भित्ति, कोशिका कला और ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। तो ये तीनों हमने पढ़ लिया। अब हम हेडिंग डालेंगे जीव द्रव्य, कोशिका संरचना का जो दूसरा भाग है यानी जीव द्रव्य, ठीक है। तो जीव द्रव्य क्या होता है, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो जीव द्रव्य हम किसे कहते हैं, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक, यानी कोशिका के अंदर,
ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारी कोशिका है, ठीक है, ये इसका आवरण है। तो कोशिका आवरण 3 प्रकार का होता है आपका। 3 प्रकार के आवरण हमने पढ़े। कोशिका कला पढ़ा हमने। दूसरा कोशिका भित्ति पढ़ी। दूसरा हमारा कोशिका भित्ति। एंड थर्ड आवरण क्या था? ग्लाइकोकैलिक्स था। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स था। ठीक, यह आवरण हो गया। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, कोशिका आवरण के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, कोशिका आवरण के अंदर जितनी भी चीज़ें, जितनी भी समस्त चीज़ें होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चाहे वो केंद्रक हो, जितने भी अंग हो, यानी कोशिका के अंदर, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य हम किसे कहते हैं? कोशिका द्रव्य में सिर्फ केंद्रक को छोड़ दें, उसमें केंद्रक नहीं आएगा। जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक दोनों आता है, लेकिन जब हम कोशिका द्रव्य की बात करें तो उसमें केंद्रक नहीं आएगा। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में हम लिखेंगे कि केंद्रक को छोड़कर, ठीक है, कोशिका में जितनी भी चीज़ें बचती हैं, जितनी भी चीज़ें आती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम कहते हैं जो कोशिका संरचना का दूसरा भाग पढ़ेंगे जीव द्रव्य। तो हम फटाफट से हेडिंग डाल लेंगे जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोशिका में एक अर्ध तरल जेलीनुमा संरचना होता है। ठीक है, कैसी संरचना होती है? जेलीनुमा। ठीक है, जेली कैसी होती है हमारी? ना वो लिक्विड फॉर्म में होती है और ना ही एकदम वो गाढ़े में होती है। ठीक है, वो अर्ध तरल होती है। ठीक है, तो ये एक अर्ध तरल जेलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, जिसे सबसे पहले किसने देखा था? कार्टी ने देखा था। कार्टी ने देखा था 1772 में। ठीक है, परंतु इसकी जो श्रेय का खोज है, इसको सबसे पहले किसने देखा था? कार्टी ने देखा था। कार्टी ने देखा था। कब देखा था? 1772 में। ठीक है, लेकिन इसकी खोज का जो श्रेय है, इसकी खोज किसने की थी? ठीक है, इसकी खोज का श्रेय जाता है डू जार्डिन को। किसको जाता है? डू जार्डिन। ठीक है, तो इसके खोज का श्रेय किसको जाता है? डू जार्डिन को जाता है। डू जार्डिन को। ठीक है, इसको सबसे पहले कोशिका में किसने देखा था? कार्टी ने देखा था 1772 ईस्वी में। पर इसकी जो खोज का श्रेय है वो किसको जाता है? डू जार्डिन को जाता है। ठीक है, उन्होंने जीव द्रव्य के लिए सारकोड, किसका शब्द, कौन से शब्द का प्रयोग किया था? सारकोड। सारकोड, उन्होंने जीव द्रव्य नहीं, इसका नाम क्या दिया था? सारकोड शब्द प्रयोग किया था इसके लिए। सारकोड। ठीक है, उसके बाद पुरकिंजे ने, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे पुरकिंजे ने सन 1840 में इसे क्या नाम दिया? जीव द्रव्य नाम दिया। ठीक है, इसको जीव द्रव्य नाम किसने दिया? जीव द्रव्य नाम दिया पुरकिंजे ने। ठीक है, पुरकिंजे। ठीक है, ठीक 1846 में हुगो वॉन मॉल में, ठीक है, हुगो वॉन मॉल ने पादप कोशिका में जीव द्रव्य का अध्ययन किया था। हुगो वॉन मॉल ने किसका अध्ययन किया था? पादप कोशिका में जीव द्रव्य का अध्ययन किया था। पादप कोशिका में जीव द्रव्य का उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, उसके बाद फिर मैक्स सुल्जे ने और डी बेरी ने
ये सब चीज़ें आपका क्वेश्चन पूछता है, आपका नीट में पूछता है, इसलिए आप ये सब चीज़ें अच्छे से याद करेंगे। जितने भी साइंटिस्ट के नाम हैं, ठीक है, मैक्स सुल्जे, मैक्स सुल्जे ने एवं डी बेरी ने, एवं डी बेरी ने क्या दिया था? जीव द्रव्यवाद प्रस्तुत किया था। जीव द्रव्यवाद प्रस्तुत किया था, प्रस्तुत किया था। ठीक है, नीचे का शायद नहीं आ रहा है तो आप मेरी वॉइस पे ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो आप इसको यहाँ पे नहीं देखिएगा, मेरी वॉइस पे ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, एक बार हम इन चीज़ों को फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, जीव द्रव्य एक अर्ध तरल जेलीनुमा संरचना होती है। इसको सबसे पहले किसने देखा था? काटी ने देखा था 1772 में, पर इसकी खोज का श्रेय किसका जाता है? डुजार्डिन को जाता है। ठीक है, उन्होंने इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था? शार्कोट का प्रयोग किया था। सबसे पहले इसको पुरकिंजे ने जीव द्रव्य नाम दिया था। ठीक है, किस सन में? 1840 में, 1840 में। ठीक है, उसके बाद 1846 में हुगो वॉन मॉल ने पादप कोशिका में भी जीव द्रव्य की उपस्थिति का वर्णन किया। उसके बाद मैक्स सुल्जी और डी बेरी ने, ठीक है, उन्होंने जीव द्रव्यवाद प्रस्तुत किया। कब किया था उन्होंने? 1861 में। उन्होंने जीव द्रव्यवाद कब प्रस्तुत किया था? 1861 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, ठीक है, तो अब जीव द्रव्यवाद क्या कहता है? तो जीव द्रव्यवाद कहता है कि इसकी मतलब जीव द्रव्यवाद के अनुसार जितने भी जीवधारी हैं, ठीक है, जो जीवधारियों का शरीर होता है वो जीव द्रव्य से बनी इकाइयों का समूह है तथा सभी इकाइयों में जीव द्रव्य की जो संरचना है वो समान होती है। ठीक है, जीव द्रव्यवाद क्या कहता है? जीव द्रव्य के अनुसार आपका जो जीव द्रव्यवाद है, जीव द्रव्यवाद के अनुसार सभी जीवधारियों का शरीर, सभी जीवधारियों का शरीर जीव द्रव्य से बनी इकाइयों का समूह है तथा सभी इकाइयों में जीव द्रव्य की संरचना समान होती है। जीव द्रव्य की संरचना समान होती है। ठीक है, ये हमारा जीव द्रव्यवाद कहता है। ठीक है, ठीक है, हक्सले ने, ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट हक्सले ने, उन्होंने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया। ठीक है, हक्सले ने कहा, हक्सले ने बताया, हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। ठीक है, ठीक, इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक, कि जीव द्रव्य कोशिका आवरण के अंदर, ठीक है, जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सब क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। ठीक है, तो हमने हेडिंग डाल रखी है तो इसमें लिखेंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे
ठीक है, तो जीव द्रव्य में हम लिखेंगे कि सभी कोशिकाओं में एक अर्ध तरल जेलीनुमा द्रव्य भरा हो रहता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसकी खोज डुजार्डिन ने किया था। उन्होंने इसके लिए सारकोड शब्द का प्रयोग किया। हुगो वॉन मॉल ने सन 1846 में पादप कोशिका में जीव द्रव्य का अध्ययन व वर्णन किया। ठीक है, ठीक, तो इसमें लिखे कि जीव द्रव्य के दो मुख्य भाग होते हैं। मैंने बताया था आपको कि जीव द्रव्य के दो मुख्य भाग होते हैं। हमने फ्लो चार्ट में भी देखा था कि जीव द्रव्य के दो मुख्य पार्ट कौन से होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो लिखेंगे इसमें हम जीव द्रव्य के दो मुख्य भाग हैं, मुख्य भाग हैं। ठीक है, पहला है आपका कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। एंड दूसरा क्या है, केंद्रक, केंद्रक, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, कोशिका द्रव्य हो गया और केंद्रक हो गया। ठीक है, केंद्रक हमारा कोशिका के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य हम किसे कहते हैं, जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक को चारों ओर से घेरा रहता है। ठीक है, केंद्रक हमारा मध्य में पाया जाता है। ठीक बच्चों, तो आज के वीडियो क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं बार बार बोलती हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इन वीडियो को आप लाइक भी कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि अपने जो आपके और जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए जिनको नोट्स नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, जो आपके जो और भी फ्रेंड्स हैं जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो उन्हें इन वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है, ताकि वो मुझे सब्सक्राइब कर लें। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।